आपको मैं आपसे परिचय कराऊं, आप कौन हो। अभी तक पूरे जितने भी हम बिरादरी के लोग हैं उनको ये नहीं पता कि हमारे साथ ये राजपूतों के साथ रवा वर्ड जुड़ा कैसे। बहुत लोगों ने रिसर्च करने की कोशिश की। अभी हाल फिलहाल प्रोफेसर BS राजपूत साहब ने भी अपने 2 आर्टिकल पब्लिश किए थे और वो भी हमारे रवा रत्न हैं। पिछली बार उनको रवा रत्न का पुरस्कार दिया गया था, सम्मान पत्र दिया गया था। उनके हिसाब से बाकी जो पहले लोगों ने काम किया है उसको तो कहीं ना कहीं लोगों ने निगेट कर दिया है, लेकिन मैं उस थ्योरी के बारे में बताता हूँ। उनका कहना ये है कि जो चौहान वंश आया उस चौहान वंश में एक प्रथा थी और वो प्रथा थी कि जो राजा का छोटा बेटा है वो राव उपाधि उसकी अपने आप होती थी और जो बड़ा भाई होता था जिसने अपनी गद्दी छोटे भाई को दे दी वो सब रावत कहलाते। जैसे आप लोगों ने महाराणा प्रताप का सीरियल में देखा होगा ना, जो चूड़ावत थे वो रावत उनके पहले लगाया जाता था। उन्होंने अपनी गद्दी महाराणा प्रताप जी के फादर और उसमें उन्होंने अपनी गद्दी उनको दे दी थी। महाराणा प्रताप जो छोटे भाई के वंशज थे और चूड़ावत जो थे बड़े भाई के वंशज थे जिन्होंने अपनी गद्दी उनको दे दी थी, इसलिए वो रावत कहलाता। तो जितने भी ये उपाधियां हैं राव, रावल, रावत, ये सारे के सारे एक ही हैं कि राजाओं के परिवार के लोग हैं। और अल्टीमेटली ये अगर आप राव का प्लूरल करोगे तो वो रवैया कहलाएंगे। लेकिन क्योंकि आप लोगों की जो प्रेजेंस थी, जो प्रेजेंस आपकी रही है वो दिल्ली के आसपास नहीं है। हमेशा आप मुगलों के द्वारा कुचले गए थे। हमारे गुरुओं को भी पता होगा कि हमारी बस्तियां कितनी बार जुड़ी हैं। मैं बहुत ज्यादा हिस्ट्री में जाने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन शुरुआत होती है जब रावल रतन सिंह जी को कैद किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो गौरा बादल चौहान दोनों चचा भतीजे आए थे 500 लोगों को लेके, 500 सरदारों को लेके कहार मतलब बन के डोलियों में कि हम पद्मजी को लेके आ रहे हैं। और उन्होंने दिल्ली के अंदर मारकाट मचाई और रावल रतन सिंह जी को वहां से कैसे छुड़ाया। वो 500 सरदार वहां मर गए तो उनको चित्तौड़गढ़ तक किसने पहुंचाया। सिर्फ वो 500 ही सरदार नहीं थे, बल्कि इस बैच के जितने भी राव और रावत थे, जितने भी रवे थे, उन लोगों ने पूरी एक लॉजिस्टिक प्रोवाइड की और उनको चित्तौड़गढ़ तक छोड़ के आए। ये आपका है स्पेशलाइजेशन। जब औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया तो हमारे एक रोहिला गोत्र है खामपुर के अंदर, वो जो परिवार है वो सरसावा के सरदार थे। सहारनपुर के पास जो सरसावा है वो परिवार यहाँ आके बसा। विशाल सिंह नाम था उनका और वो राजा जयसिंह के सहपाठी थे। और राजा जयसिंह जो उस टाइम आमेर के राजा थे और शाहजहां के दरबार में वो मतलब चीफ कहलाते थे। उनको साथ लेके 10-12 लोगों ने यहाँ से उनकी बेड़िया कटवा के शिवाजी की और रायगढ़ पहुंचाया। ये आपका स्पेशलाइजेशन है। जितना भी कमांडो फोर्स का काम किया आप लोगों ने किया और इसी वजह से आप मुगलों के अत्याचार के सबसे बड़े मुद्दे बने गए। हर बार आपकी बस्ती को उजाड़ा गया और धीरे धीरे आप काली जो नदी है मेरठ मुजफ्फरनगर में और मालदा नदी है बिजनौर में, आप उसके जंगलों में चले गए और छापामार युद्ध आप लोगों ने शुरू कर दिए। आपका नाम जो रवा पड़ा वो कैसे पड़ा? जब अलाउद्दीन खिलजी उन्होंने मालवा के राजा को पवार राजाओं को हराया और जलालुद्दीन खिलजी जो उसका चाचा कहलाता था उसकी बेटी से उसने शादी कर ली इनाम में उस राजा को हराने के। और जलालुद्दीन खिलजी को उन्होंने मार दिया और खुद
राजा बन बैठे, सुल्तान बन बैठे। उन्होंने सोलंकी राजाओं को गुजरात में और सोमनाथ का मंदिर था, उन्होंने राणा रतन सिंह को मारा, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के पौध जो रणथंभौर में जाके बच गए थे उनको अपने घेरा डाल के उनको भी मतलब वीर गति को प्राप्त हुए। वो भी जालौर के राजा जो सोमनाथ चौहान कहलाते हैं, उसमें से एक देवड़ा चौहान जो ग्रेड है वो हमारे यहाँ स्थापित है चौहानों की। उनको उनका एक लड़का था वीरमदेव, और उसके नाम से हमारे यहाँ में बिजनौर में बरमपुर ग्राम बसा है। वो इतना सुंदर था कि अलाउद्दीन खिलजी की लड़की उसके प्यार में पागल हो गई, और उन्होंने कहा सोमनाथ चौहान को कि भाई या तो आप शादी करो, नहीं तो आप तैयारी करो। उन्होंने मना कर दिया कि हम मुसलमानों में शादी नहीं करते। तो इमीडिएटली उन्होंने चढ़ाई कर दी और दोनों बाप बेटे को वीर गति को प्राप्त हो गए। ये सारा होने के बाद जितने भी ये राव और रावत थे, इन लोगों ने एक स्पेशल कमांडो फोर्स डेवलप किया इतिहास में, जिसका नाम है परावा, तेज धार, जो हर हथियार को चलाना जानते थे, बलिष्ठ थे और स्ट्रेटेजी अपनी चेंज करना जानते थे। कभी भी कोई भी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ सकती है। उस टाइम जो ये संगठन बना परावा, वो बाद में आपने अलाउद्दीन खिलजी को मार दिया। कहीं भी इतिहास में ये नहीं लिखा कि उनका कत्ल हुआ है, उनको जहर देना बताया गया। जो इतिहासकार थे उन्होंने उसकी वीरता को छुपाने के लिए मुसलमानों ने उसको जहर के बाद, जबकि आप लोगों ने जिन्होंने इतनी रानियों को मतलब जोहर करने को मजबूर किया, हमारी हजारों लाखों छतरानियां मतलब वो जोहर कर गई, तो उसका बदला लेने के लिए फिर ये हुआ कि भाई साम दाम दंड दे, अब इसको मारना है। तो वो परावा ग्रुप कालांतर में पारवा बन गया। आप सब लोग पारवा बोलते हो, चाहे वो उधर गंगा पार या इधर जमुना पार या इधर पारवा जरूर है आपके, और अल्टीमेटली ये रवा वर्ण में कन्वर्ट। तो वो राव राजपूत, रावत राजपूत जिन्होंने ये कार्य किया, उनको ये अलंकृत एक तमगा मिला जिसका नाम है रवा। तो आप लोग बुद्धि में, आप लोग अपने बल में, आप लोग अपने विश्वास में, हमारे यहाँ हर आदमी आप देखोगे वो दूसरे से सहायता लेना पसंद नहीं करता। वो खुद मानता है कि मैं खुद सक्षम हूँ। ये क्वालिटी और किसी राजपूतों में नहीं मिलेगी, ये सिर्फ इसी ग्रुप के अंदर मिलेगी। सबसे पहले हिस्ट्री में राजपूतों को इकट्ठा करना इन्होंने सिखाया। आप लोग हमारी किताबों में 6 कुल दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग 10 कुल। आपके यहाँ तोमर राजवंश है, आपके यहाँ पवार राजवंश है, आपके यहाँ जादौन राजवंश है, आपके यहाँ सोलंकी राजवंश है जो हमारे यहाँ कटारिया गोत्र है। ये राजा जो भीमदेव थे सोलंकी, उनके छोटे भाई का जो वंशज है वो सोलंकी है। और वो लोग, वो जो सरदार थे वो कटारिया, जो हमारे यहाँ हम लोग चौहानों में क्लासीफाई करते हैं उनको, वो सोलंकियों का गोत्र। ऐसे ही जो लोहले राजपूत थे उनका गोत्र आपका खामपुर के अंदर है। और एक बहुत छोटी रियासत थी सूर्यवंशी गुजरात के अंदर, उनका एक सरदार हमारे यहाँ भोजपुर के अंदर। जहाँ भी आप गोत्र और नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ एक भोजपुर में सबसे छोटा परिवार है। ऐसे ही राठौर आहार गोत्र को हमने दूसरे गोत्र में डाला, दूसरे के भैया गहलोत राजवंश। एक्चुअली आहार जो है वो राठौर राजवंश है, जो ईस्ट बंगाल के राष्ट्रकूटा राज से ये उनके मतलब वंशज है। ऐसे ही इसी तरह से जो कछावा राजपूत है वो पहले आमेर से, जब राजा राज सिंह के ऊपर आक्रमण करने के लिए जहांगीर ने बोला कि आप इनके ऊपर
आप आक्रमण करो, तो कुछ कछावा सौदागर ने मना कर दिया कि हम राज सिंह जी मेरे को महाराज प्रताप के पैसे दिए चित्तौड़ को जीतने के लिए कि हम उनके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। वो उनमें से जो कुछ सरदार थे वो पहले अलवर आए और अलवर के बाद वो टकेली आने बस गए। ये हमारे मानव गोत्र का इतिहास है। ऐसे ही जो हमारे गहलोत है, गहलोत नेचुरली पप्पा रावल की जो संतान थी वो हमारे यहाँ पर है। जो चौहान है, तो चौहानों में ये माना जाता है कि भाई पृथ्वीराज के मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं थे, एक ही बच्चा था उनका, और वो फिर ब्रह्मपुर में जाके मिल गया था। लेकिन उनके जो छोटे भाई थे, हरिराय लोग बोलते हैं और इतिहास में हरिराज बोला जाता है, उनके जो वंशज हुए वो हरियाणा को क्रॉस करके और मेरठ में आए, मेरठ से फिर उनकी एक शाखा, उससे भी पुरानी शाखा है वत्सराज की, जो पृथ्वीराज चौहान के मतलब 4-5 पीढ़ी पहले हुए। उसमें जो शाखा बनी है वो है वत्स, जो कहीं ना कहीं वत्सराज के वंश है। इसी तरह से एक शाखा हमारे यहाँ चौहानों की आई, जो पृथ्वीराज के चाचा थे, उन्होंने उनका जो बेटा था उन्होंने गुड़गांव साइड से दिल्ली पे आक्रमण किया, मेरठ से छुड़ाने के लिए मुसलमानों के ऊपर आक्रमण किया था। एक शाखा हमारे यहाँ उनकी आई है। जो हमारे यहाँ ग्रेड है वो देवरा चौहान की शाखा, जो माउंट आबू के सरदार रहे, दिखते वो भी सोनोला चौहानों से थे, लेकिन वो उनका एक आप देखोगे मतलब जितने भी ग्रेड लोग हैं, खड़े हो जाओ, सब लंबे चौड़े हैं, तो सबसे लंबे देवरा चौहान है राजपूत के, सबसे लंबे। ये आपका माइक है ना, ये छोटा पड़ जाएगा थोड़ा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोगों ने वो कार्य किए इतिहास के अंदर जो अन्य सामान्य राजपूत नहीं थे। जब राजा विहीन ये धरती हो गई 12वीं और 13वीं शताब्दी के अंदर, उस वक्त आप लोगों ने एकजुट होकर और इस क्षेत्र को बचाया। आप में से ही राजा मान सिंह जो ग्वालियर के राजा, वो आपके ही हैं, वो भी मेरठ से ही माइग्रेट किए, दिल्ली से ही माइग्रेट किए, लोगों का आक्रमण किया। आप लोगों ने देखा होगा एक चीज कि जितने भी राज बहर है ना, वो ऐसी जगह है जहाँ बिल्कुल निगेटिव है, जहाँ कोई आ नहीं सकता, नहीं। लेकिन आप गंगा जमुना मैदान में जो प्रॉपर्टी की पूरे हिंदुस्तान की, आप लोग वहाँ पर डटे रहे, इसलिए आपके पास किले नहीं रहे। जो आपके पास रियासत थी, आपके पास नजीबाबाद के पास एक किला है जिसको सुल्ताना नागौर का किला बोलते हैं, नहीं, लेकिन वो किला हमारे राजा मानसिंह का था, जिन्होंने नजीबाबाद के पास वहाँ पर बसाया। तो सबसे पहले हमारे राजा थे। दूसरे नंबर पर उनका बेटा आया विजय सिंह, जिसने बिजनौर बसाया। फिर आपकी एक रियासत थी मनावर, जिसको माधुरीपुर की बोलते हैं। एक रियासत आपकी थी सकेड़ी, जहाँ पे राजा जस्ट आके और उन्होंने अपनी ये राजधानी स्थापित की थी। एक आपकी रियासत थी नरैना, नारायण सिंह थे, जो अनंतपाल तोमर से 7-8 पीढ़ी पहले हुए थे राजा, जिनके फोर फादर, उन्होंने ये गांव की स्थापना की थी और यहाँ पर छोटा सा एक किला भी बनाया था। तो उस टाइम में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी नहीं किले वगैरह बनाने की, लेकिन फिर भी आज भी अवेलेबल है चीज़ें। अगर उनकी कार्बन डेटिंग आप करो, कार्बन डेटिंग, कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप अपने आप को पहचानोगे आपने हिस्ट्री में क्या काम किया। जब हमारे इस क्षेत्र के अंदर तैमूर लंग आया, तो तैमूर लंग ने लाख लोगों के सिर काट के और बहुत बड़ा
ढेर लगा दिया। वो जब वापिस मेरठ और हरिद्वार की साइड से उसने सोचा कि मैं इधर से आया, वो पंजाब हरियाणा से, और उसने सोचा कि मैं इधर को तो बचाता हुआ चला जाऊँगा। तो उस टाइम जो इतिहास है उसमें दो लोगों का नाम आता है, मेवा सिंह रावत और बलदेवा सिंह रावत। उन दोनों ने ही कैमूर को पथरी में घायल किया था और श्रेय ले गए गाड़ी। तो उन्होंने इतिहास लिख करना पहले। मेरठ के अंदर 2000 भी, उनमें से एक सरदार था, रवों में 2 सरदार थे और कुंडियों में 1 सरदार था उस टाइम, जिन्होंने कैमूर के साथ लड़ाई लड़ी। हमारी 500 छतरानियां, उन्होंने लड़ाई लड़ी है उस वक्त, अपना बलिदान दिया है। और जितने भी ये गांव थे मेरठ मुजफ्फरनगर साइड के, वो सारे बैलगाड़ी से और सुकरताल को पार करके अपने सारे रिश्तेदारों में बिजनौर पहुंचे, ताकि बच्चे और बूढ़े को कम से कम बच जाए। तो आप लोगों ने इतिहास के अंदर इतना बड़ा बलिदान दिया। लोग कहते मंगल पांडे पहला स्वतंत्रता सेनानी, हमारे जो गंगा मिशन जी वो मंगल पांडे से पहले हुए और उनको पहले फांसी दी गई। उस क्षेत्र के अंदर जब ये बगावत हुई तब जाके मेरठ के अंदर वो गदमरे शुरू हुई। तो आप लोग ही उसके प्रेरणा स्रोत हो, आपकी प्रेजेंस से ही वो चीज़ घटित हुई वहाँ। आप लोगों ने इतने बड़े कार्य किए, लेकिन अब क्योंकि आप लोगों को अपनी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मतलब कोई बोध ऐसा है जो आपको अपने आप ही ये पीछे धकेलते हैं। जब आपको अगर ये पता होगा आप लोगों ने ये कारनामे किए हुए हैं, बाकी बात लोगों नहीं किए थे, और इसी वजह से क्या हुआ कि आप लोगों ने अपने रिश्तेदारियाँ साझियाँ इसी ग्रुप के अंदर करनी शुरू की। आप लोगों ने दूसरे लोगों को इंफीरियर माना और आपस में साझियाँ शुरू कर ली, और धीरे धीरे आपका वजन बढ़ गया, आपकी संख्या बढ़ गई, और अल्टीमेटली जो आपके ब्लड के अंदर है, एक दूसरे की बात नहीं मानता है ना, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर आज भी विद्यमान है। आप अलग अलग राजवंशों के हैं, तो इसलिए किसी की बात नहीं मानते, अपने आप को सक्षम मानते हैं। अगर कोई सामाजिक लेवल पर कोई स्केल हो कि हिंदुस्तान में कौन सी बिरादरी टॉप पर है सामाजिक विकास में, देखो जो ट्राइबल कल्चर होती है वो सबसे नीचे वाली होती है। उसके अंदर मुखिया कहेगा और सब साफ होता है,